दोस्तों, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को सभी विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, देशभक्ति में कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है या द्वंद्व समास है? तो देशभक्ति में जो आप लोगों का समास होता है वो तत्पुरुष समास है। यहाँ पर आप लोगों का बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है या तत्पुरुष समास है? तो पंचवटी में जो समास होता है आप लोगों का द्विगु समास होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। पंचवटी में पहला पद संख्यावाचक है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास आता है। अगला प्रश्न है, किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? तो अभी आप लोगों ने देखा कि द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है या क्रमधारय समास है? तो राजपुत्र में जो आप लोगों का समास होता है वो है तत्पुरुष समास। यहाँ ए ऑप्शन आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है? संबंध तत्पुरुष होता है, कर्मधारय होता है, अव्ययी भाव होता है या द्वंद्व समास होता है? तो जिसमें पहला पद प्रधान होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास का चयन करो। पाप पुण्य, आजीवन, घुड़सवार या पीताम्बर, इनमें से अव्ययी भाव समास कौन सा है? तो इसमें से जो अव्ययी भाव समास है वो है बी ऑप्शन आजीवन। तो बी ऑप्शन आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बैलगाड़ी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है या तत्पुरुष समास है? तो बैलगाड़ी में जो आप लोगों का समास होता है वो तत्पुरुष समास होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा? तो वैयक्तिक पत्र वो होता है जो सेम लेवल पर लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को मित्र के लिए पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आ जाएगा। तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? संक्षिप्तता, प्रेषक, क्रमबद्धता, विनयशीलता। तो ये संक्षिप्तता, क्रमबद्धता, विनयशीलता ये आप लोगों के लिए पत्र की विशेषता होनी चाहिए, लेकिन प्रेषक की जरूरी नहीं है, इसलिए यहाँ आप लोगों का बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? प्रार्थना पत्र होगा या आवेदन पत्र होगा या व्यापारिक पत्र होगा या शिकायतिक पत्र होगा? तो यहाँ पर शिकायत किया जा रहा है, इसलिए यह शिकायत पत्र हो जाएगा। आप लोगों का डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उत्तरदायी, 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 उत्तरदायी। यहाँ पर सभी एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये बी ऑप्शन आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यही शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संधियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संधि की एक प्रकार नहीं है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अनुस्वार संधि। तो यहाँ पे अनुस्वार कोई संधि नहीं होती है, अनुस्वार एक वर्ण का प्रकार होता है। तो डी ऑप्शन आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आप लोगों के लिए संधि के प्रकार हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? जगदम्बा, विद्यालय, संतोष, अहंकार।
तो यहाँ पर विद्यालय आप लोगों का दीर्घ संधि का उदाहरण, दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है, तो बी ऑप्शन आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? आ है, अधि है, या री है, या बड़ी ई है? तो अधिकारी में जो उपसर्ग है वो अधि है। इसका मतलब होता है श्रेष्ठ या ऊपर। तो बी ऑप्शन आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? अकथ, अभेद, अनुज, अचूक। तो इन शब्दों को अलग अलग करने पर जिसमें अ उपसर्ग दिखाई दे वो आप लोगों का हो जाएगा अचूक, अभेद और अकथ। इसमें अ उपसर्ग लगा है, लेकिन यहां पर अनुज को अलग करेंगे तो कोई शब्द नहीं बनेगा, इसलिए अनुज में कोई उपसर्ग नहीं लगा है। यहां पर सी ऑप्शन आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? शेरनी, मोरनी, नौकरानी, कुटनी। तो यहां शेरनी, मोरनी और कुटनी में नी प्रत्यय लगा है, लेकिन नौकरानी में आनी प्रत्यय लगा। तो यहां पर सी ऑप्शन आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ओ। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए, बी, सी ये सारे मूल दीर्घ स्वर हैं, और ऑप्शन डी में ओ ये संयुक्त स्वर है, इसलिए डी ऑप्शन आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अध्ययन, 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 अध्ययन। तो यहां पर आप लोगों को सी ऑप्शन में है अध्ययन, ये आप लोगों का शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है, तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कपाट, कीटक, कूची, कुंभकार। तो यहां पर आप लोगों को कपाट, कीटक, कुंभकार ये तत्सम शब्द है, लेकिन कूची तत्भव शब्द है। कूची का तत्सम बनाएंगे तो बनेगा कूर्चिका। तो यहां आप लोगों का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? पक्ष, पक्षी, पतन या पत्ता। तो इसमें डी ऑप्शन पत्ता आप लोगों का तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द होता है पत्र। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? सोलह, शोभन, सोता या सोना। तो इसमें बी ऑप्शन शोभन आप लोगों का तत्सम शब्द है। इसका तद्भव बनाएंगे तो सोहन बनेगा। तो यहां पर हम लोगों को बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22 है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भेद गलत है? तत्सम, तद्भव, यौगिक और विदेशी। तो जो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद किए गए हैं वो है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो इसमें यौगिक जो है वो आपका रचना के आधार पर है, तो ये ऑप्शन आप लोगों का गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह वाचक संज्ञा नहीं है? सभा, कक्षा, भीड़, दौड़। तो सभा, कक्षा, भीड़ ये सभी आप लोगों की समूहवाचक संज्ञा होती है, लेकिन दौड़ समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो डी ऑप्शन आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठाई, दूध या दंड। तो जिसका नाप तोल किया जाता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो यहां पर आप लोगों का दूध द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा।
अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठाई, दूध या दंड? ये प्रश्न हम लोग पहले कर चुके हैं, तो सी ऑप्शन ये इसका सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। वो आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? पुरुषवाचक, निजीवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक? तो इस प्रश्न में आपका जो प्रयोग हुआ है निजवाचक सर्वनाम के रूप में हुआ है, तो यहां पर बी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, गिलास में थोड़ा दूध है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण कौन सा है? यहां पर थोड़ा को रेखांकित किया गया है, इमेज प्रिंट हो गया। ऑप्शन है परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक या गुणवाचक। तो यहां पर आप लोगों का परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? पद, रूप, धातु, शब्द? तो ये आप लोगों को पता ही है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय कौन सा है? मैं, वहां, होकर या हूं? तो यहां पर आपका वहां शब्द जो है अव्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो यहां पर बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 29 है, उसने कटोरा भर दूध पिया, इस वाक्य में अव्यय कौन सा है? तो यहां पर जो भर शब्द है वो आपका अव्यय के रूप में प्रयोग होगा, तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बेसहारा, यतीम, अनाड़ी या निराश्रित? तो यहां पर बेसहारा, यतीम, निराश्रित आप लोगों का अनाथ का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, लेकिन अनाड़ी पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विरुद्ध, प्रतिकूल, विलक्षण या विपरीत? तो विचित्र का जो पर्यायवाची होता है विलक्षण होता है। विरुद्ध, प्रतिकूल, विपरीत ये सब विचित्र के पर्यायवाची नहीं है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? अमर, मर्त्य, विश्व या विष? तो अमृत का विलोम होता है विष। यहां पर डी ऑप्शन आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? स्तुति, निंदे, श्लाघ्य या निरुद्ध? तो निंदा करने का विलोम शब्द होता है स्तुति करना। यहां पर ए ऑप्शन आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, डैश डैश को नहीं टाला जा सकता, रिक्त स्थानों में उचित शब्द चुनें। नियत, नियति, निमित या नमित? तो यहां पर जो शब्द आएगा वो हो जाएगा नियति। नियति को नहीं टाला जा सकता, तो बी ऑप्शन आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों के एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। अगर ये प्रश्न आप लोगों को बहुत ही आसान लग रहे हो तो आप लोगों को बता दें कि ये सारे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। ये 2018 का सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसी के सारे प्रश्न मैंने लिए हैं, तो आप लोग ऐसे ही प्रश्नों की तैयारी करें, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग यहाँ तक देखे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को हर सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न, अपने डैश डैश के लिए लड़ना, रिक्त स्थान में उचित शब्द चुनें। सत्व, स्वत्व, सम्मति या सम्मत? तो यहां पर आप लोगों का इसमें जो वर्ड आएगा वो आएगा स्वत्व, तो बी ऑप्शन आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है,
अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें। तो जो अनियमित के लिए उचित वाक्यांश होगा जो नियमानुकूल ना हो। तो यहां पर बी ऑप्शन आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द सुनिए। आक्रमण, आक्रामक, आक्रांत या आक्रांता। जिस पर आक्रमण होता है उसे आक्रांत कहा जाता है। तो यहां पर सी ऑप्शन आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुड़ गोबर कर देना, मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। कोई बखेड़ा खड़ा कर देना, गायब कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना या अपनी हानि करके मौज उड़ाना। तो यहां पर आप लोगों का सी ऑप्शन है, बना बनाया काम बिगाड़ देना, मतलब गुड़ गोबर कर देना। तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। हथियार डाल देना, मुहावरे का सही उत्तर बताइए। मात्र कल्पना करते रहना, हथियार गिरा देना, हथियार उठा लेना या हार मान लेना। तो हथियार डाल देने का मतलब है हार मान लेना। तो डी ऑप्शन आप लोगों का यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का उचित अर्थ चुनिए। बहुत गरीब, बहुत सहनशील, बहुत ही कंजूसी करना या बहुत ही बीमार। तो इसका जो सही अर्थ है, बहुत ही कंजूसी करना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका मतलब होता है बहुत ही कंजूसी करना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। ऐसा कहते हैं कि। बी ऑप्शन है, तुम लिख नहीं सकते। सी ऑप्शन है, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। डी ऑप्शन है, उसे सब कुछ बता दें। तो यहां पर आप लोगों का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। इसमें कर्म दिया हुआ है, इसलिए यहां पर बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। सी ऑप्शन आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है। तो जो से के द्वारा यूज होता है वो करण कारक में होता है, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है, वो मुझ में मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक। तो अलग रहने के लिए जो आप लोगों का यूज होता है पंचमी विभक्ति अपादान कारक होता है। तो बी ऑप्शन आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। अपादान कारक के लिए मुझसे अलग रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देश, नगर, द्वीप या झील। तो इसमें देश, नगर, द्वीप ये स्त्रीलिंग नहीं है, लेकिन झील स्त्रीलिंग शब्द है। तो डी ऑप्शन आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। कथा, सरसों, लता या कुटी। तो इसका एक वचन और बहुवचन देखेंगे तो कथा का बहुवचन कथाएं हो जाएगा, लता का बहुवचन लताएं हो जाएगा, कुटी का बहुवचन कुटियां हो जाएगा। लेकिन सरसों शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में समान ही यूज होता है, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। 46 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। वह गए, वह खा रहे थे, वह आए थे, वह सोकर उठे हैं। तो यहां पर आप लोगों का सी ऑप्शन वह आए थे, ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। वह गए ये पूर्ण वर्तमान है, वह खा रहे थे ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा, लेकिन वह गए वह आए थे ये सब पूर्ण भूतकाल में है। निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द का संबंधी अशुद्धि का वाक्य में से कौन सा वाक्य है। उसने आसन ग्रहण किया, पूजनीय पिताजी आए थे,
आज बेहद गर्मी है, उसकी जन्मतिथि क्या है। तो यहाँ पर पूजनीय पिताजी आए थे। इस वाक्य में पूजनीय की जगह पर पूजनीय होगा। तो ये पूजनीय ऐसे नहीं लिखा जाता, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन आप लोगों का गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आप लोगों का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा, इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। बांगरू, हाड़ौती, बुंदेली, कन्नौजी। तो यहाँ पर दो बोलियां आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। पहला है बुंदेली और दूसरा कन्नौजी। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। और 50वां प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पर ठीक शब्द है, ये निपात का उदाहरण है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगला वीडियो किस टॉपिक से चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।